हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बैंकिंग अवेयरनेस मार्च महीने का। ये है भाग एक हिंदी में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटी सी बात आरबीआई सर्कुलर को लेके। आरबीआई सर्कुलर जो है पूरे मार्च महीने के, वो मैं मार्च के सेट 2 में आपको पढ़ाऊंगा, यानी 16 मार्च से 31 मार्च का जो वीडियो होगा उसमें हम कवर करेंगे, क्योंकि मार्च महीने में उतने ज़्यादा आरबीआई के सर्कुलर आए नहीं थे। मुश्किल से 8 या 9 सर्कुलर थे, तो वो हम सारे के सारे पार्ट 2 में कवर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी अभी एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल मिला है इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन ऑन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये भारत और कौन से देश के बीच में साइन हुआ है? प्रधानमंत्री मोदी ने इसको अप्रूवल दिया है अभी अभी। ये भारत और यूएई के बीच में साइन हुआ है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है ये पहली बार जब G20 समिट हुआ था दिल्ली में पिछले साल सितंबर 2023 में, तब पहली बार इसकी बात हुई थी। बहुत सारे कंट्रीज़ ने मिलकर इसे साइन किया था, जैसे भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन इत्यादि। तो इसमें रेल कनेक्टिविटी होगी, शिपिंग लाइंस बन रही हैं, डेटा केबल बिछाए जाएंगे हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, एनर्जी पाइपलाइन बनेंगी। इसमें 2 कॉरिडोर बनेंगे। एक होगा ईस्ट कॉरिडोर जो भारत को गल्फ कंट्री से जोड़ेगा, और एक होगा नॉर्दर्न कॉरिडोर। नॉर्दर्न कॉरिडोर गल्फ कंट्रीज को यूरोप से जोड़ेगा। क्लियर? तो इसको नाम दिया गया है आईएमईसी, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका विकल्प की तरह काम करेगा। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी यूएई गए थे, वहाँ पे ये उन्होंने म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट यूएई के साथ साइन करा। यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भारत का जो रुपे कार्ड है उसी पर आधारित होगा यूएई का कार्ड, जिसका नाम है जयवान। तो जयवान कार्ड यूएई का है। इतना ही नहीं, भारत का यूपीआई जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, आनी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म आनी, ये यूएई का है। इसके साथ मिलके जो यूपीआई है वो काम करेगा। और दोनों कंट्रीज के बीच में एक बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी साइन हुई है। यहाँ पे आपको ये भी बता दूं, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम हमने 2 कंट्रीज का साइन करा है। एक तो है यूएई और एक है इंडोनेशिया। यानी भारत और इंडोनेशिया और भारत और यूएई दोनों मिलके जो व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे आपस में, वो लोकल करेंसीज में करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हमने वेयर हाउस बनाया है भारत मार्ट का, राइट। यूएई में बनाया है हमने जबल अली फ्री ट्रेड जोन जो दुबई में है, वहां पे इसको डीपी वर्ल्ड नाम की कंपनी ने कंस्ट्रक्ट करा है हमारे लिए, डीपी वर्ल्ड। और ये 2025 तक तैयार हो जाएगा। अभी अभी हमने एक कंट्री है डोमिनिकन रिपब्लिक, कैरेबियाई सागर में है, जो अटलांटिक सागर का हिस्सा है। डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ हमने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनाई है, जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी। तो सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी यानी जेट को हमने किसके साथ बनाई है? तो आंसर है डोमिनिकन रिपब्लिक। अभी अभी भारत सरकार ने $181 मिलियन का लोन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से लिया है? अहमदाबाद पेरी अर्बन लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो ये हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया है। तो आंसर है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अहमदाबाद के जो आसपास के एरिया हैं, पेरी अर्बन एरिया यानी जो सराउंडिंग अर्बन एरिया हैं, वहाँ पे हमें फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए लोन हमें मिला है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक में आपको बता दूं कि $23 मिलियन इन्होंने अप्रूव करे हैं, जिससे फिनटेक एजुकेशन, फिनटेक रिसर्च और फिनटेक इनोवेशन हो सके गिफ्ट सिटी गुजरात में। और एक इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट भी बनेगा गिफ्ट सिटी गुजरात में, इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट, यहाँ जहाँ पे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पे इनोवेशन, रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप ये सब होंगे। तो उसके लिए भी लोन एडीबी ने दिया है। और एडीबी ने भारत के लिए मियो ओका, जापान के हैं मियो ओका, इन्हें कंट्री डायरेक्टर बनाया है। भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर एडीबी ने इन्हें बनाया है। इज दैट क्लियर? और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी अभी 1250 करोड़ रुपए के मसाला बॉन्ड भी इशू करे हैं, जो ग्रीन बॉन्ड है, यानी रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज इन्वेस्टर के लिए, लेकिन ग्रीन बॉन्ड है। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में जो भी पैसा इकट्ठा होगा 1250 करोड़, वो खर्च किया जाएगा, लोन दिया जाएगा। इस पे 6.72% का ब्याज भी मिलेगा जो भी निवेशक हैं उन्हें। और कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किए थे मसाला बॉन्ड? ये ग्रीन बॉन्ड लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। एडीबी बना था 1966 में। अभी 68 कंट्री इसके मेंबर हैं, जिनमें से 49 कंट्री एशिया पैसिफिक रीजन से आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी जो हमारा भारी उद्योग मंत्रालय है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, उसने एमओयू साइन करा है कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ? एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए और एक इंडस्ट्री एक्सेलरेटर बनाने के लिए।
अंडर द स्कीम फॉर एनहांसमेंट ऑफ कम्पिटिटिवनेस इन द इंडियन कैपिटल गुड सेक्टर फेज 2। एक स्कीम चलती है जिसका नाम है स्कीम फॉर एनहांसमेंट ऑफ कम्पिटिटिवनेस इन द इंडियन कैपिटल गुड सेक्टर। भारत में जो कैपिटल गुड सेक्टर है उसका फेज 2, उसमें हमें उसे ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाना है, तो उसके लिए स्कीम। तो खास तौर पे ऑटोमोटिव सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, उनको भी ये एनकरेज करेगा। तो आईआईटी रुड़की के साथ मिलके इन्होंने एमओयू साइन करा है। तो आंसर है आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की, राइट। और एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, जो कि मानेसर में है, मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में है। वो भी आईआईटी रुड़की की हेल्प कर रहा है, वो भी इस प्रोजेक्ट में आईआईटी रुड़की का पार्टनर होगा। तो ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग वगैरह जैसी सर्विसेज आईसीएटी प्रोवाइड करेगा, राइट। और इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। भारत में जो कैपिटल गुड सेक्टर है उसको ज़्यादा कंपिटिटिव बनाने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, जिसका नाम है स्कीम फॉर एनहांसमेंट ऑफ कम्पिटिटिवनेस इन द इंडियन कैपिटल गुड सेक्टर फेज 2। तो इसमें टोटल ग्रांट कितना होगा इस स्कीम के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा ये चलाई जा रही है। टोटल ग्रांट 19.8745 करोड़, यानी 19,87,85,000 रुपए, 19.8745 करोड़। और इसमें 4.78 करोड़ कंट्रीब्यूशन होगा इंडस्ट्री पार्टनर्स का। तो अगर आप इसको जोड़ दें तो टोटल हो गया 24.6645 करोड़, लगभग 24-25 करोड़ मान लो चलो। तो इतना इसमें एलोकेशन किया गया है स्कीम के लिए। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और जो कॉमन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, टेस्टिंग फैसिलिटी जो हैं, ये सब इन पे खर्चा होगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा ये चलाया जा रहा है। लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस होल्डिंग्स कंपनी जो है, उन्होंने कौन से ऑर्गेनाइजेशन से $125 मिलियन का लोन लिया है? ये फाइनेंसिंग को सपोर्ट करेंगे रूरल और पेरी अर्बन एरियाज में। तो ये लोन इन्होंने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका से लिया है, जीका से लिया है। क्लियर? कितना? $125 मिलियन। और ये तो अभी लिया है, इससे पहले 4 महीने पहले नवंबर 2023 में इन्होंने सेम लोन $125 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लिया था, खास तौर पे वुमेन बोरोवर्स के लिए, वुमेन को सपोर्ट करने के लिए, एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए, जो महिलाएं जिन्हें चला रही हैं। तो अभी जो लेटेस्ट इन्होंने लिया $125 मिलियन, वो जीका से लिया है। और एल&टी फाइनेंस होल्डिंग क्या करेगा इस पैसे का? इस पैसे को वो फर्दर लोन देगा। इसमें इस पैसे को वो रूरल और पेरी अर्बन एरियाज में फाइनेंसिंग सपोर्ट करने के लिए फर्दर जो है वो लोन देगा। आपको यहाँ पे भी बता दूं, जो जीका है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इसने अभी नीति आयोग को भी लोन दिया है 932 करोड़ रुपए का। क्यों दिया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो पहल है भारत में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनिशिएटिव्स हैं भारत में, उनको सपोर्ट करने के लिए, खास तौर पे भारत में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो 932 करोड़ का जो है लोन अप्रूव करा है जीका ने। और जीका ने एक लोन और दिया है, जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बोलते हैं, उसके लिए 22,627 करोड़ यानी 400 अरब जापानी येन का जो लोन है वो भी जीका ने कमिट करा है। जीका का हेडक्वार्टर टोक्यो में है। इनमें से कौन सा संगठन है जिसने $24.5 मिलियन ग्रीन क्लाइमेट फंड से रिसीव करे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए? द अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड। अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड को सिडबी ने बनाया है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस अवाना फंड में $120 मिलियन के आसपास पैसा रखा जाएगा। इसमें लगभग 1/5 यानी $24.5 मिलियन ग्रीन क्लाइमेट फंड ने कमिट करा है। अभी ग्रीन क्लाइमेट फंड की बोर्ड मीटिंग हुई थी रुवांडा की राजधानी किगाली में। अफ्रीका का एक देश है रुवांडा, वहाँ की राजधानी किगाली में हुई थी। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड, राइट, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अंडरस्टूड? ये भी लो कार्बन और क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगा, अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड। और ग्रीन क्लाइमेट फंड कब बना था? ग्रीन क्लाइमेट फंड यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी UNFCCC, इनकी 2010 में बैठक हुई थी कैंकन शहर में, मैक्सिको में एक शहर है कैंकन, वहाँ पे। तो वहाँ पे जो ये फंड है फॉर्मली बनाया गया था, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड। इज दैट क्लियर? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
ग्रीन क्लाइमेट फंड का हेडक्वार्टर साउथ कोरिया का शहर है इंचियोन, वहां पे है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट फंड है। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि सिडबी अभी अभी बिहार की सरकार ने बिहार स्टार्टअप स्केल अप फाइनेंसिंग फंड बनाया है। उसमें 50 करोड़ रुपया कंट्रीब्यूट करा है सिडबी ने। 50 करोड़ कंट्रीब्यूट सिडबी ने करा है। और ओडिशा सरकार ने एक फंड बनाया था जिसका नाम था ओडिशा स्टार्टअप ग्रोथ फंड। उसमें 100 करोड़ रुपया कंट्रीब्यूट करा है सिडबी ने। तो इन सब कारणों के चलते सिडबी न्यूज में आया था। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। नीति आयोग जो है वो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं भारत में 500। उनके बनाए हुए जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट करेगा एक ब्रांड के थ्रू। इस ब्रांड का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा आकांक्षा। आकांक्षा ब्रांड जो है नीति आयोग ने बनाया है 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स जो भारत में हैं उनके प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे बेचने के लिए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी अभी 1 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदा है। ऐसा करने वाला ये पहला मंत्रालय बना है। और भारत में जो ये 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखा गया था दिसंबर 2023 जब खत्म हुआ तो डेल्टा रैंकिंग आई थी। तो जो नंबर 1 ब्लॉक था पूरे इंडिया में डेवलपमेंट में वो था तिरियानी ब्लॉक, जो आसिफाबाद जिला तेलंगाना में आता है। आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। इज दैट अंडरस्टूड? अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने एक स्कीम लॉन्च करी है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। 4 महीने के लिए चलेगी। तो ये स्कीम स्टार्ट हो गई थी 1 अप्रैल 2024 को और ये चलेगी 31 जुलाई 2024 तक, यानी 4 महीनों के लिए। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। इसमें टोटल खर्चा कितना करेगा ये मंत्रालय? इसमें टोटल खर्चा जो ये मंत्रालय करेगा वो होगा 500 करोड़ रुपए। 500 करोड़ रुपए। तो ये 500 करोड़ कहाँ पे खर्चा किया करेंगे ये? अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदता है या इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर खरीदता है तो उसको सब्सिडी दी जाएगी। कितनी मिलेगी? अगर कोई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदता है तो उसे 10,000 रुपये पर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सब्सिडी मिलेगी। अगर कोई इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर खरीदता है तो डिपेंड करेगा कि वो छोटा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर खरीद रहा है या बड़ा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर खरीद रहा है। अगर वो छोटा खरीद रहा है तो 25,000 रुपये की सब्सिडी उसे मिलेगी पर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर। अगर वो बड़ा खरीद रहा है तो उसे 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी पर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर। तो इसमें खर्चा ये होगा। और ये अगेन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री भारी उद्योग मंत्रालय की योजना है, जिन्होंने अभी फेम 2 योजना भी जिनकी अभी अभी खत्म हुई है 31 मार्च 2024 को। फेम 2 योजना में एलोकेशन बढ़ा दिया था, 10,000 करोड़ से बढ़ा के 11,500 करोड़ रुपया कर दिया था। इसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पे सब्सिडी दी जाती थी, राइट, फेम योजना में। तो फेम योजना का टारगेट क्या था? 10 लाख हमें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को सपोर्ट करना है, 5 लाख हमें इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को सपोर्ट करना है, 55,000 हमें 4 व्हीलर को सपोर्ट करना है और 7 इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर मतलब और 7,000 हमें जो ई बसेज हैं उन्हें सपोर्ट करना है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक मेंबर्स थे एक सिंडिकेट के ग्रुप के जो स्मगलिंग कर रहे थे विदेशी गोल्ड का इंडो म्यांमार बॉर्डर। उन्हें पकड़ा है सोना वहां पे 40 करोड़ का। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? इसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग सन। म्यांमार बॉर्डर जो है हमारा सबसे लंबा अरुणाचल प्रदेश के साथ है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इन 4 स्टेट्स का बॉर्डर म्यांमार से है। इसको गार्ड करता है असम राइफल्स। इसको असम राइफल्स जो है वो गार्ड करता है, कोई डाउट? तो ये ऑपरेशन था ऑपरेशन राइजिंग सन। इससे पहले एक ऑपरेशन और चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड। वो भी इलीगल गोल्ड को पकड़ने के लिए एयरपोर्ट्स वगैरह पे चलाया गया था। उसमें एक हांगकांग की मशीन भी यूज की गई थी। उस मशीन का नाम था करंट गोएयर मशीन। करंट गोएयर मशीन, तो ये भी ध्यान रखना है। इनमें से भारत का पहला नगर निगम कौन सा है जिसने 100 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड इशू करे हैं? ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। म्युनिसिपल बॉन्ड तो पहले काफियों ने करे हुए हैं, लेकिन ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड पहली बार करे हैं, ये वडोदरा नगर निगम ने करे हैं। और इन बॉन्ड्स की रेटिंग है AA+ स्टेबल। ये रेटिंग दी है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने। इंडिया रेटिंग्स ने इन्हें AA+ स्टेबल कहा है, क्लियर। और ये जो बॉन्ड है इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 7.9% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी जो कूपन रेट है वो है 7.9%। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बिडिंग इनकी हो रही है, आप वहाँ पे बिड कर सकते हैं अगर आपको इन्वेस्ट इनमें करना है। इनमें जो भी पैसा इकट्ठा होगा उससे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, राइट।
अमृत योजना के तहत, अमृत योजना को चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इशू करे हैं वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वैसे मैं आपको बताऊं, पिछले साल की बात है, फरवरी 2023 की, इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक साल पहले फरवरी 2023 में ग्रीन बॉन्ड इशू किए थे। 244 करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा करा था एक 60 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए। वो इन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इशू किए थे। क्लियर? तो उस समय की बात है वो। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI, इन्होंने लॉन्च करा है 24वां सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता केंद्र, STPI गांधीनगर गिफ्ट सिटी गुजरात में। इसका नाम क्या रखा है सेंटर का? इसका नाम रखा है फिन ग्लोब। इसका नाम इन्होंने फिन ग्लोब रखा है। तो ये STPI गांधीनगर गिफ्ट सिटी के द्वारा किया गया। इसमें फिनटेक, बैंकिंग इंडस्ट्री और ये सब मिलके स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करेंगे, राइट? तो ये इन्होंने करा है। STPI क्या है? STPI एक, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के अधीन। ये सेटअप की गई थी 1991 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इनफैक्ट एक चीज़ और याद आई मुझे, IIM कोझिकोड, केरल में एक जगह है, कोझिकोड बोलते हैं, कोझिकोड लिखते हैं कोझिकोड, IIM कोझिकोड। इनकी लेबोरेटरी है कोझिकोड की, जिसका नाम है लाइव, यानी लेबोरेटरी फॉर इनोवेशन वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी लाइव। इन्होंने लॉन्च करा है एक फिनटेक प्लेटफॉर्म जिसका नाम रखा है फिनएक्स, फिनटेक थीम्ड एक्सेलेटर प्रोग्राम। ये इन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी यानी IFSCA के साथ मिलकर लॉन्च करा है 3 महीने तक चलने वाला एक्सेलरेटर प्रोग्राम। इसमें IFSCA कैसे हेल्प करेगा? IFSCA जो स्टार्टअप्स होंगे फिनेक्स में, इसमें 75 लाख रुपीस तक का उन्हें ग्रांट देगा, 75 लाख रुपए तक का ग्रांट उन्हें देगा। अभी अभी वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक करके एक रिपोर्ट आई है। भारत की कितनी आबादी ऐसी है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रही है 2024 में? तो भारत में जो अति गरीब हैं उनकी संख्या डेफिनेटली कम हुई है, लेकिन अभी भी 2.4% आबादी ऐसी है भारत में, ये आप देख सकते हैं। और आप इनको कंपेयर करें अगर, तो पहले 3.3 थी, इससे कम हो के अब 2.4, लेकिन ऐसी है जो अति गरीबी में रह रही है। इनफैक्ट अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, SDG जिन्हें हम कहते हैं, उनकी बात करते हैं, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है वो क्या कहता है? वो कहता है नो पॉवर्टी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर, पहला ही, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो पहला ही है वो कहता है नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, राइट? और पॉवर्टी का थ्रेशोल्ड क्या है यहाँ पे, एक्सट्रीम पॉवर्टी का? अगर आपकी इनकम $2.15 पर डे से कम है, $2.15 आज के टाइम में कितना हो गया? लगभग 200 रुपये हो गया रफली। तो अगर इससे कम है तो फिर वो एक्सट्रीम पॉवर्टी कहलाती है। अंडरस्टूड? और वर्ल्ड बैंक का भी एक गोल है एक्सट्रीम पॉवर्टी को लेके। वो क्या? वर्ल्ड बैंक का गोल ये है कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोग रह रहे हैं दुनिया में, हमें उनकी संख्या 3% से कम करनी है 2030 तक, 2030 तक। अंडरस्टूड? और नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी अभी, उसमें यह कहा गया कि भारत में ऐसे लोग जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं, 2022 में उनकी संख्या थी 4.69 करोड़, 2024 में अब उनकी संख्या घट के 3.44 करोड़ हो गई है, जो इस रिपोर्ट में भी कहा गया है और नीति आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया था, राइट? तो वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक, और ये वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक, इसको कौन बैक करता है? इसको बैक करता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, और जर्मनी का फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये मिलके वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक को देते हैं। जर्मनी का एक मंत्रालय है जिसको बोलते हैं फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। और नीति आयोग का भी एक पेपर आया था अभी एक्सट्रीम पॉवर्टी के ऊपर, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के ऊपर था वो। उसमें ये कहा गया था पिछले 9 सालों में भारत में 24.82 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा यूपी से बाहर आए हैं, 5.94 करोड़। दूसरे नंबर पे बिहार, 3.77 करोड़। तो ये पेपर आया था नीति आयोग का, इसने एनालिसिस किया था डेटा, राइट? 2013-14 से लेके 9 साल यानी 2022-23 तक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस नीति आयोग ने किया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी।
एशिया का पहला इंटरनेशनल कोऑपरेटिव म्यूजियम कहाँ बन रहा है? ये कोझिकोड में बन रहा है, केरला में। और इसे कौन सेटअप कर रहा है? इसे एक बैंक है जिसका नाम है कर्रासरी सर्विस कोऑपरेटिव बैंक, वो इसे सेटअप कर रहा है। 150 करोड़ रुपया इसमें खर्च कर रहा है। जो एशिया का ये पहला, बेसिकली एशिया का पहला इंटरनेशनल कोऑपरेटिव म्यूजियम है और दुनिया का दूसरा है। तो दुनिया का जो पहला था वो सेटअप किया गया था टोर्ड लेन यूके में, 1844 में, आज से लगभग 170-180 साल पहले। और भारत में ज़रूरी है ये म्यूजियम क्योंकि भारत में कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत बड़ा है। भारत में 8 लाख कोऑपरेटिव्स हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 2 लाख से ज़्यादा कोऑपरेटिव जो है वो हाउसिंग सेक्टर में है, और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव्स भारत में डेयरी सेक्टर में है। भारत में 8 लाख में से सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव, लगभग 2.5 लाख कोऑपरेटिव महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र नंबर 1 है उसमें, राइट। और ये जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव म्यूजियम बन रहा है, इसके पीछे दिमाग किसका है? N.K. अब्दुर रहमान, जो करासरी बैंक के चेयरमैन है, मिस्टर N.K. अब्दुर रहमान। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। भारत ने 4 कंट्रीज का ग्रुप है, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लाइचेंटेनस्टीन। इनको बोलते हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये 4 कंट्रीज का जो ग्रुप है, ट्रेड ग्रुप, इनके साथ एग्रीमेंट करा है जिसको बोलते हैं टेपा, यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आपको ये बताना है इस एग्रीमेंट के तहत ये 4 कंट्री भारत में कितना निवेश करेंगे अगले 15 सालों में। तो अगले 15 सालों में ये निवेश करेंगे भारत के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, $100 बिलियन, 100 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर। इसे 10 लाख नौकरियों का सृजन भी भारत में होगा अगले 15 सालों में, ठीक है। 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 100 बिलियन FDI भारत में आएगा इन कंट्रीज से अगले 15 सालों में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने करा है अभी अभी साइन टेपा एग्रीमेंट EFTA के साथ, क्लियर। तो इन 4 कंट्रीज से हम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इंपोर्ट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। अभी कौन सी कंपनी है जिसने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है लर्नवेंटेज रखा है? ये बनाया है कंसल्टिंग कंपनी एक्सेंचर ने। और इस प्रोग्राम में अगले 3 साल में $1 बिलियन का खर्चा करेगी एक्सेंचर। इस पे मल्टीपल लैंग्वेजेस में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंटेंट मिलेगा जिससे आप अपने स्किल अपग्रेड कर पाएंगे। नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस की रिपोर्ट आई है, भारत में सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव्स किस राज्य में है? तो ये मैंने आपको बता दिया था, महाराष्ट्र। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में 2,22,000, दूसरे नंबर पे गुजरात 81,000, तीसरे नंबर पे तेलंगाना 60,000। इनमें कोऑपरेटिव सबसे ज़्यादा हैं। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कब बनी थी? 6 जुलाई 2021 को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, सहकारी मंत्रालय। टोटल 8 लाख कोऑपरेटिव हैं। सबसे ज़्यादा हाउसिंग सेक्टर में है, इनकी संख्या है 1,91,734, यानी लगभग 2 लाख मान लीजिए अप्रॉक्सीमेट। दूसरे नंबर पे डेयरी सेक्टर में 1,41,807। अंडरस्टूड? तो ये है हमारी इंडिया कोऑपरेटिव सेक्टर की रिपोर्ट। अमित शाह ने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। किसी भी बैंक को रेगुलेट RBI करता है तो RBI ही करता रहेगा, लेकिन एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी NUCFDC। इसमें इनका टारगेट है, इनकी इसमें कैपिटल होनी चाहिए 300 करोड़, राइट। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भारत में 1500 से ज़्यादा है। इनमें 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट है और 3.5 लाख करोड़ का उनका बुक साइज है, यानी कि उन्होंने इतना लोन दिया है। तो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की हर तरह से हेल्प करेगा जिससे वो भारत में ग्रो कर सकें, बड़े और भी बड़े जो बैंक्स हैं वो हो सकें। अश्वनी वैष्णव हमारे मिनिस्टर हैं। इन्होंने नीति फॉर स्टेट्स विकसित भारत स्ट्रेटेजी रूम कौन से शहर में लॉन्च करा है? तो ये अभी अभी लॉन्च किया गया है। शहर का नाम पूछा है आपसे तो शहर है नई दिल्ली, तो आंसर है नई दिल्ली। नीति आयोग का जो ऑफिस है नई दिल्ली में, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, नीति फॉर स्टेट्स। ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एम्पावर करेगा, हर तरह से एम्पावर करेगा, राइट। तो इन पूरी टेक्नोलॉजिकली हेल्प करेगा इनकी। इसका नाम है नीति फॉर स्टेट्स विकसित भारत स्ट्रेटेजी रूम। नीति आयोग के CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। इसमें नीति आयोग स्टेट्स के साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेगा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट शेयर करेगा, डेटा शेयर करेगा, ये सब काम वो करेगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, डेटा सेट, डेटा प्रोफाइल, नीति आयोग अपने पब्लिकेशन शेयर करेगा 22 इंडियन लैंग्वेजेस में और 7 फॉरेन लैंग्वेजेस में। हेल्प डेस्क होगा वहाँ पे, कोई नीति आयोग से स्टेट्स को हेल्प चाहिए तो त्वरित एकदम हेल्प अवेलेबल होगी। और नीति आयोग ने अभी स्ट्रेटेजी बनाई है भारत के 4 इंडियन शहरों को इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ये शहर हैं मुंबई, सूरत, वाराणसी और विजैग। मुंबई, सूरत, वाराणसी और विशाखापट्टनम, जिसे विजैग बोलते हैं।
तो इनके लिए भारत को नीति आयोग का टारगेट ये है कि डेवलप्ड कंट्री बना दें, डेवलप्ड इकोनॉमी 2047 तक। तब तक भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जानी चाहिए 2047 तक। और अभी अभी मुंबई ने ये टारगेट रखा है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, कि इसकी इकोनॉमी $300 बिलियन हो जानी चाहिए 2030 तक। अभी अभी एक स्कीम स्टार्ट हुई है, उन्नति 2024, यानी उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। इसमें जो मैक्सिमम एलिजिबल बेनिफिट हैं एक यूनिट को, तो वो कितना मिल सकता है, तो वो 250 करोड़ तक का मिल सकता है। हम ये चाहते हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्रीज लगाएं और एक इंडस्ट्री को 250 करोड़ तक का बेनिफिट मिल सकता है। याद रखिए ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी पूरा खर्चा इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट्स को कोई पैसा खर्च नहीं करना है। 10 साल के लिए स्कीम अप्रूव हुई है, इसमें टोटल खर्चा सरकार करेगी 10,037 करोड़ रुपए। और इस स्कीम को लागू कौन करेगा? DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और ये स्कीम 10 साल के लिए है। क्लियर? तो बेसिकली 10 साल क्या है इसमें? 10 साल के लिए ये नोटिफाई की गई है, मतलब जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है उससे ये 10 साल तक वैलिड रहेगी, कहने का मतलब ये है। और आप नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो बहुत सारे तरह के बेनिफिट, सब्सिडी वगैरह सरकार आपको देगी। तो इसमें बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ये है वो स्कीम। अभी के लिए 31 मार्च 2034, यानी 10 साल हो गए क्योंकि हम 2024 में बात कर रहे हैं, तो 31 मार्च 2034 तक ये एप्लीकेबल रहेगी। और जैसा मैंने बताया 10,037 करोड़ इसमें अमाउंट है। क्लियर? उन्नति स्कीम इसका नाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना में फाइनेंशियल ईयर 25 उसमें टारगेटेड सब्सिडी उसको कितना कर दिया है? 14.2 kg वाला जो सिलेंडर है, जो 12 आप रिफिल ले सकते हैं एक साल में, तो उसके लिए 300 रुपये कर दिया है। ठीक है, 300 रुपये कर दिया है टारगेटेड सब्सिडी को। और 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले चुके हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना ये 2016 में स्टार्ट हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। ये जो सब्सिडी है सीधे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा जो भी लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरी हैं, उनके बैंक अकाउंट में डलवा दी जाती है। क्लियर? तो 300 रुपये कर दी सरकार ने इसको, और 12 सिलेंडर के ऊपर 12 रिफिल पर एनम पे आप इसे ले सकते हैं। यह है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी अनाउंस करा कि LPG सिलेंडर के जो दाम है वो 100 रुपये कम कर दिए थे 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे वाले दिन। ठीक है, तो उज्ज्वल बेनिफिशियरीज को अब जो LPG सिलेंडर हैं वो 503 रुपये में मिल जाएंगे, और जो बाकी कंज्यूमर हैं उन्हें 803 रुपये में मिलेंगे। यानी 14.2 kg वाला जो सिलेंडर है वो उज्ज्वल बेनिफिशियरीज को 503 रुपये में मिलेगा। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया गया। इसका थीम था इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ये NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जिसे NIPL बोलते हैं, ये NPCI की ओवरसीज सब्सिडरी कंपनी है। इसने फ़ोन पे पेमेंट सर्विस के साथ पार्टनरशिप करी है क्रॉस बॉर्डर UPI ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो ये कहाँ की कंपनी है? फ़ोन पे। ये फ़ोन पे इंडिया वाली फ़ोन पे की बात नहीं हो रही है, जिसका ओनर है अमेरिका का वॉलमार्ट ग्रुप। बस इसके फाउंडर्स इंडियन है, बाकी क्योंकि वॉलमार्ट ओनर है तो आज की तारीख में आप इसे अमेरिकन कंपनी बोल सकते हैं। ये FONEPAY, ये नेपाल की कंपनी है, उसके साथ पार्टनरशिप करी है। QR कोड बेस्ड पर्सन टू मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन दोनों कंट्रीज़ के बीच में अब हो पाएंगे। और ये फ़ोन पे जो कंपनी है नेपाल की, ये नेपाल की एक कंपनी है F1 सॉफ्ट ग्रुप, उसकी सब्सिडरी है। यानी फ़ोन पे की जो पेरेंट कंपनी है वो है F1 सॉफ्ट ग्रुप। अंडरस्टूड? और भारत में जैसे RBI होता है, वैसे नेपाल राष्ट्र बैंक बोलते हैं नेपाल का जो सेंट्रल बैंक है। आपको यहाँ पे ये भी बता दूं, अभी अभी NPCI इंटरनेशनल जो NIPL कंपनी है, उसने ग्रीस की एक कंपनी है जिसका नाम है यूरो बैंक SA, उसके साथ भी पार्टनरशिप करी है। यूरो बैंक ऐसे के साथ भी पार्टनरशिप करी है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करने के लिए भारत और ग्रीस के बीच में, भारत और ग्रीस के बीच में। और अभी एक NPCI जो है, इसने फ्रांस की कंपनी है लायरा, उसके साथ भी पार्टनरशिप करी है UPI को लोकप्रिय बनाने के लिए, और आईफिल टावर पे भी लॉन्च की गई थी UPI। इससे पहले UPI की पार्टनरशिप हुई थी पे नाउ के साथ, और पे नाउ जो है वो एक सिंगापुर की कंपनी है, पे नाउ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने MOU साइन करा है इनमें से किसके साथ?
लोकल करेंसी का इस्तेमाल करने के लिए फॉर बायलैटरल ट्रांजैक्शन, ये बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ करा है। तो आंसर है बैंक ऑफ इंडोनेशिया। बेसिकली दो कंट्री के साथ हमने करा है, पहला कंट्री था यूएई और दूसरा है इंडोनेशिया। इसको बोलते हैं लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। तो इंडोनेशिया की जो करेंसी है उसको बोलते हैं रुपया और भारत की जो करेंसी है उसको बोलते हैं रूपी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप करी है इनमें से किस इंस्टीट्यूशन के साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करने के लिए? ये इन्होंने करी है आईआईएससी बेंगलोर के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। आईआईएससी बेंगलोर के 5 डिपार्टमेंट हैं जिनके साथ मिलकर एनपीसीआई काम करेगा, राइट। ये काम करेंगे न्यूरल नेटवर्क्स, ग्राफ एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों के साथ ये मिलके काम करेंगे। अंडरस्टूड। और एनपीसीआई ने अभी अभी अजय कुमार चौधरी इसे अपना नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डिक्लेयर किया है। अजय कुमार चौधरी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ये रिप्लेस करेंगे विश्व मोहन मोहपात्रा को, जो इससे पहले एनपीसीआई के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। और मैनेजिंग डायरेक्टर वही है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दिलीप आसबे। ए चौधरी जो हैं इन्हें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत करना दिलीप आसबे से, क्योंकि जो दिलीप आसबे हैं ये लंबे समय से एनपीसीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। मैं बात कर रहा हूं नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की। अभी अभी असम रिजिलियंट रूरल ब्रिजेस प्रोग्राम, जिसमें असम में रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूव की जाएगी, उसके लिए $452 मिलियन का लोन असम को किसने दिया है? ये वर्ल्ड बैंक ने दिया है। तो आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। जो असम है उसमें बहुत तरह के जो रोड्स हैं तो वो रिपेयर किए जाएंगे, नए रोड भी बनेंगे। तो टोटल जो लोन है वो है $452 मिलियन। और वर्ल्ड बैंक ने एक लोन सिक्किम को भी दिया है $100 मिलियन का, सिक्किम में इंस्पायर्स प्रोग्राम के लिए। इसमें सिक्किम 3,500,000 लोगों को स्किल डेवलप करेगा। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ? यहां पे सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनेगा। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थापित किया जाएगा कर्नाटक में। तो आंसर है कर्नाटक। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा सेटअप किए जाने वाला एकमात्र डेडिकेटेड सेंटर है एआई के लिए इंडिया में, राइट। तो कर्नाटक की जो सरकार है वो C4IR यानी सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसका भी पार्ट होगी। आपको याद होगा कि बायो एशिया जब हुआ था हैदराबाद में, बायो एशिया, उस समय सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैदराबाद में ओपन किया गया था। ये मुंबई के बाद दूसरा C4IR है जो भारत में ओपन किया गया था, लेकिन हेल्थ केयर के फील्ड में ये पहला था। अटल इनोवेशन मिशन ने जो नीति आयोग का है पार्टनरशिप करी है कौन सी कंपनी के साथ? ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स इंडिया में ओपन करेंगे स्कूल्स में। तो इन्होंने मेटा के साथ पार्टनरशिप करी है। ये पूरा जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब हैं इनको मेटा फंड करेगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो इसमें स्टूडेंट्स को जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हैं और डिजिटल स्किल्स ग्रास रूट्स पे वो प्रोवाइड की जाएगी। ये जो लेबोरेटरी हैं इन्हें मेटा का एक पार्टनर है जिसको बोलते हैं 1M1B, यानी 1 मिलियन फॉर 1 बिलियन। 1 मिलियन फॉर 1 बिलियन वो मैनेज करेगा। आपको याद होगा नीति आयोग ने 10,000 से ज़्यादा अटल टिंकरिंग लैब भारत में ऑलरेडी ओपन कर ली हैं, राइट। तो ये जो लैब्स होंगी ये अटल टिंकरिंग लैब की ही और ज़्यादा एडवांस वर्जन होंगी, क्योंकि इनमें ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो मेटा के जो भी टूल्स हैं जैसे लामा, वो सारे टूल्स वगैरह उसमें यूज़ किए जाएंगे। आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि जो अटल इनोवेशन मिशन है भारत का, नीति आयोग का, इसने ऑस्ट्रेलिया का CSIRO जो सेंटर है CSIRO, इसके साथ मिलके भारत में सर्कुलर इकोनॉमी के स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए एक राइज नाम का प्रोग्राम चलाया है, यानी रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। इसमें जो स्टार्टअप्स हैं उनको 40 लाख रुपए तक का ग्रांट दिया जाएगा। हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सुक्खू, उन्होंने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू करी है। इसमें 18 से 60 साल तक की जो महिलाएं हैं हिमाचल की, उन्हें उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा दिया जाएगा हर महीने? तो 1500 रुपये दिए जाएंगे। तो आंसर है 1500। और उनकी उम्र 18 से 60 के बीच में होनी चाहिए। एक बात यह भी है कि अगर किसी महिला की उम्र मान लेते हैं 60 से 69 के बीच में है तो उसे भी 1500 जो है मिलेंगे, राइट, एज अ ओल्ड एज पेंशन। और अगर किसी महिला की उम्र, क्योंकि 60 के बाद तो फिर पेंशन स्टार्ट हो जाती है ना, तो 18 से 60 की उम्र के बीच में महिला है तो हर महीने 1500। अगर 60 से 69 या 60 से 70 के बीच में है तो 1500, लेकिन पेंशन के नाम पे।
और अगर महिला की उम्र 70 से ज़्यादा हो जाती है तो उसे 1700 रुपये मिलेंगे पेंशन के नाम पे हिमाचल सरकार की तरफ से। अभी अभी आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में उन्होंने भी एक योजना शुरू करी है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसमें 1000 रुपये दिल्ली में जो महिलाएं हैं उनको उनके बैंक अकाउंट में डलवाए जाएंगे। इनमें से कौन सा मंत्रालय है जिसे बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट्स के लिए अवार्ड मिला है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए? ये है हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय। तो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस 1 मार्च को इनका 48th फाउंडेशन डे था ICAS का, राइट। तो हमारे चीफ कंट्रोलर अकाउंट्स जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ INB में वो हैं अजय सिंह। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो हैं इस मिनिस्ट्री की सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। इंडियन सिविल अकाउंट डे हम 1 मार्च को मनाते हैं, उसका फाउंडेशन डे। तो 2024 में 48 सिविल अकाउंट डे हमने मनाया। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। ICAS कब बना था? 1976 में बना था। इसको हेड करता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी CGA, जो है SS दुबे, राइट। और मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के जो अकाउंट्स हैं उनको कौन हेड करता है? अजय सिंह। भारत का रियल GDP ग्रोथ रेट कितना था 3rd क्वार्टर में, अक्टूबर से दिसंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24? तो ये था 8.4%, वेरी हेल्दी 8.4%, राइट। और अगर पूछें GVA ग्रोथ कितना था, ये तो रियल GDP ग्रोथ रेट था, GVA ग्रोथ था 6.5%। इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी निकाल दो GDP में तो बच जाता है GVA, ठीक है। तो GDP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी इज कॉल्ड GVA। GVA ग्रोथ हमारा जो था वो था 6.5%। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई पहली बार, ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिट क्वालिटी पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? ये भारत मंडपम में हुई थी। तो इसको किसने करवाया था? तो याद रखिए, इसको करवाया था नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने, यानी NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है जो ऑडिटिंग प्रोफेशन को ओवरसी करता है, राइट, और इंडियन अकाउंटेंट स्टैंडर्ड्स को देखता है। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ये बना था, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अक्टूबर 2018 में ये बना था। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अधीन काम करने वाला संगठन है NFRA, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी यानी ICAT मानेसर में है, गुरुग्राम। इन्होंने जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत ऑटोमोटिव सर्टिफिकेट, वो किस कंपनी को दिया है? तो ये दिया है ओला इलेक्ट्रिक को। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स में भी ये स्कीम है। इसमें बजटरी एलोकेशन है 25,938 करोड़। भारत में बहुत सारे सेक्टर में PLI स्कीम है, तो उसमें जो ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स में है वो है 25,938 करोड़, और इसे लागू करता है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। PLI स्कीम को ऑटो सेक्टर में अप्लाई करता है, इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ICAT 2006 में बना था। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अधीन काम करने वाला संगठन है। तो ओला पहली इंडियन कंपनी है जिसे प्रोडक्शन एंड इंसेंटिव स्कीम के तहत जो है इंसेंटिव दिया गया है, और PLI ऑटोमोटिव सर्टिफिकेट भी दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। US कंसुलेट मुंबई ने लॉन्च करा है US इंडिया साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव। किसके साथ कोलैबोरेशन में? ये इन्होंने कोलैबोरेशन करा है अभी अभी मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, यानी ऑप्शन D, मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। ये पहला US इंडिया साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव था। ये मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर जो है ये पुणे में लोकेटेड है, महाराष्ट्र में। 1934 में ये सेटअप किया गया था। और अभी US और इंडिया के बीच में ICET यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये इनिशिएटिव चल रहा है। इसमें जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है उसका नाम है इंडस-एक्स। तो इंडस-एक्स की बैठक हुई थी अभी अभी नई दिल्ली में। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना किसने शुरू करी है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू करी है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ये क्या है? इसमें यूपी के जो युवा हैं उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश की जाएगी, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप को नर्चर किया जाएगा। यूपी का जो MSME डिपार्टमेंट है वो इसे अप्लाई करेगा। इसमें युवाओं को 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, राइट, जिससे वो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में कुछ ना कुछ स्टार्टअप कर सकें। इससे डायरेक्टली बेनिफिट, मतलब हमारा टारगेट ये है कि 1 मिलियन यूनिट अगले 10 साल में जो है हमें उनको बेनिफिट करना है, राइट। 1 मिलियन फैक्ट्री एक तरह से हमें छोटी छोटी लगानी है, और उसके लिए युवाओं को 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा।
हर हर एक साल में जो है 1 लाख, यानी टोटल 10 साल में हो जाएंगी 1 मिलियन यानी 10 लाख। तो 10 लाख यूनिट का हमारा टारगेट है, अगले 10 सालों में सरकार फाइनेंस करेगी 1 लाख यूनिट हर साल। ठीक है। इनफैक्ट इस बार यूपी का जो बजट आया था उसमें 1,000 करोड़ रुपए सरकार ने इस साल के लिए रखा था। राइट। तो अगर वो पहला लोन व्यक्ति चुका देता है 5 लाख का सक्सेसफुली टाइम पे, तो अगला लोन उसे 7.5 लाख का भी मिल जाएगा। राइट। तो 7.5 लाख तक का मतलब उसे वो लोन अगला मिल जाएगा। पहला लोन 5 लाख तक का होगा, दूसरा वाला 7.5 लाख तक का होगा। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है यूपी में। भारत ने अभी अभी पोमग्रेनेट यानी अनार कौन से कंट्री में पहली बार शिपमेंट भेजा है पानी वाले रास्ते से यानी जहाज के रास्ते से? तो आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। और ये एपेडा की तरफ से गया था, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एपेडा। तो महाराष्ट्र से ये 4200 बॉक्सेस भेजे थे इन्होंने, ऑलमोस्ट 12.6 टन। सांगोला करके एक जगह है, वहाँ का अनार बहुत फेमस है महाराष्ट्र में, सांगोला। तो वहाँ से गए थे ये, और बहुत मतलब हाई क्वालिटी पोमग्रेनेट्स थे। राइट। तो भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पोमग्रेनेट्स होते हैं। एक कंपनी भी एपेडा के साथ मिलकर काम कर रही है, एग्रो स्टार ग्रुप। राइट। और एक INL फार्म्स करके कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है फ्रूट्स वेजिटेबल्स भारत से 25 कंट्रीज़ में, वो भी मिलकर काम कर रही है। इनफैक्ट एक इंस्टीट्यूट भी है, इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पोमेग्रेनेट्स, जो कि शोलापुर में है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्थान जो शोलापुर महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। और एपेडा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधीन काम करता है। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने किस संगठन के साथ मिलकर $50 मिलियन का वुमेन एक्सपोर्टर्स इन द डिजिटल इकोनॉमी यानी वीड फंड लॉन्च करा है? तो ये इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लॉन्च करा है। तो इसमें कई कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन पैसा दे रहे हैं, जैसे UAE ने 5 मिलियन दिया है, इसमें 50 मिलियन में से 5 मिलियन UAE ने दिया है। राइट। और अभी अभी WTO ITC यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने शी ट्रेड्स समिट भी कराया था। शी ट्रेड्स समिट। राइट। शी ट्रेड समिट जो है, इसमें महिलाओं को एक्सपोर्टर बनाना, महिलाओं को व्यापारी बनाना, एंटरप्रेन्योर बनाना, उन सब चीज़ों पे डिस्कशन किए गए थे। तो ये शी ट्रेड जो है इनिशिएटिव, ये भी ITC का है, ये इनका वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम है इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का। तो ये शी ट्रेड्स समिट जो हुआ था अभी अभी, वो भी आपको ध्यान रखना है। और ITC एक मल्टीलेटरल एजेंसी है जिसको WTO और यूनाइटेड नेशंस से मैंडेट मिला हुआ है, जॉइंट मैंडेट मिला हुआ है थ्रू द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ये भी ट्रेड वगैरह को बढ़ाने के लिए काम करती है। और ये शी ट्रेड समिट कहाँ पे हुई थी? शी ट्रेड समिट जो हुई थी अभी अभी, बेसिकली ये इवेंट जो 13th मिनिस्टरियल मीटिंग हुई थी WTO ITC की, आबू धाबी UAE वहीं पे हुई थी। आबू धाबी UAE वहीं पे हुई थी। तो अगला क्वेश्चन वही है, 13th WTO मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस आबू धाबी UAE में जो हुई थी, उसमें WTO की मेंबरशिप कोमोरोस और तिमोर लेस्ते को मिल गई है। तो WTO में अब कितने मेंबर हो गए हैं? 166 हो गए हैं। 165th मेंबर बना है कोमोरोस और 166th मेंबर बना है तिमोर लेस्ते। अंडरस्टूड? तो 2016 में WTO के मेंबर बने थे, पिछले 8 साल से कोई भी मेंबर नहीं बने हैं। 2016 में अफगानिस्तान और लाइबेरिया बने थे। तो WTO का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने पार्टनरशिप करी है इनमें से कौन सी कंपनी के साथ? अंडर द डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव, जिससे MSMEs को एक्सपोर्ट रेडी बनाया जा सके भारत के 76 डिस्ट्रिक्ट में। तो इन्होंने पार्टनरशिप जो करी है अभी अभी DHL के साथ करी है। लॉजिस्टिक्स कंपनी है DHL, कोरियर कंपनी है DHL। भारत के 76 डिस्ट्रिक्ट में पार्टनरशिप चलेगी। इन डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट्स हब इनिशिएटिव जो है वो चल रहा है DGFT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इससे पहले DGFT ने ऐसी ही कुछ MOU अमेजॉन इंडिया और शिप रॉकेट के साथ करी थी लास्ट ईयर 2023 में। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को मर्ज कर दिया गया है अभी अभी डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट्स हब स्कीम्स के साथ, यानी DEH जो है ODOP के साथ मर्ज हो गई है। राइट। तो MSMEs की बहुत इंपॉर्टेंस है, हमें उन्हें एक्सपोर्ट रेडी बनाना है। हमें 1 ट्रिलियन के गुड्स और 1 ट्रिलियन के सर्विसेज यानी 2 ट्रिलियन के गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करने हैं 2030 तक। ये है हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट्स हब योजना एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के सप्लीमेंट के तौर पे अनाउंस की गई थी
2019 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और डीजीएफटी ये एक्सपोर्टर इंपोर्टर वगैरह को लाइसेंस देता है। डीजीएफटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करता है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी आईपीईएफ के जो पार्टनर हैं उन्होंने एक आईपीईएफ कैटालिटिक कैपिटल फंड बनाया है अंडर द पिलर 3 जो क्लीन इकोनॉमी की बात करता है। आईपीईएफ के 4 पिलर हैं, उनमें से एक पिलर है क्लीन इकोनॉमी। ठीक है, चारों पिलर आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से पिलर है। पहला पिलर है व्यापार, ट्रेड। दूसरा पिलर है सप्लाई चेन रिजिलियंस। तीसरा है क्लीन इकोनॉमी और चौथा है फेयर इकोनॉमी। तो तीसरे वाला जो पिलर है क्लीन इकोनॉमी, उसके तहत आईपीईएफ कैटालिटिक कैपिटल फंड बना है। इसमें कितना पैसा रखा जाएगा? इसमें पैसा रखा जाएगा $33 मिलियन। 33 मिलियन डॉलर। अंडरस्टूड? भारत भी इसका मेंबर है आईपीईएफ का, राइट? तो ये ध्यान रखना है, आईपीईएफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, राइट? कब बना था ये यूएस ने लीड किया था। यूएस ने कहा था कि इसे बनाना है हमें, और फाइनली आईपीईएफ बना था 23 मई 2022 को टोक्यो में। 23 मई 2022। कौन कौन से कंट्री हैं इसमें मेंबर? बहुत सारे कंट्रीज़ के मेंबर हैं बेसिकली। इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, यूएस, वियतनाम, सिंगापुर, काफ़ी सारे इंडो पैसिफिक कंट्रीज इसके मेंबर हैं। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो इंटरेस्ट रेट है स्मॉल सेविंग स्कीम में वो अनाउंस कर दिए हैं अप्रैल से जून तक के लिए। तो अप्रैल से जून तक के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो कितने होंगे? इसमें आपको जो याद रखने हैं एग्जाम के लिए वो बस मेन स्कीम पे रखने हैं। जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, अभी उसमें 8.2% मिलेगा 3 महीने। मंथली इनकम सेविंग अकाउंट, आप ये अकाउंट छोड़ सकते हैं, ये नहीं आता। हाँ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जरूर आता है, इस पे मिलेगा 7.7। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.7। किसान विकास पत्र में 7.5 मिलेगा। तो पैसा आपका 115 महीनों में डबल हो जाएगा। किसान विकास पत्र में मैच्योरिटी पीरियड फिक्स नहीं होता। मैच्योरिटी पीरियड उसे कहते हैं इस स्कीम के लिए जब पैसा डबल हो जाए। तो 7.5 के हिसाब से पैसा 115 महीनों में डबल हो जाएगा। तो 115 महीने मैच्योरिटी पीरियड है अभी के हिसाब से। सुकन्या समृद्धि में मिलेगा 8.2%। 8.2%। इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि मिनिमम और मैक्सिमम आप इसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आता है एग्जाम में। जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिनिमम आप 1,000 रुपये और मैक्सिमम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस पर। तो मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम कोई लिमिट इसमें नहीं होती। किसान विकास पत्र में मिनिमम 1,000 और इसमें भी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1 साल में 1.5 लाख। सुकन्या समृद्धि में मैक्सिमम 1 साल में 1.5 लाख और मिनिमम 250 रुपये। अंडरस्टूड? तो ये है इसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट है। अजय कन्वल ये रीअपॉइंट किए गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। कौन से बैंक के? ये है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये जो बैंक है इसने एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म भी बनाया है जिसका नाम है डिजीजेन, GEN, डिजीजेन, राइट? जब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था उससे पहले इस कंपनी को जन लक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज बोलते थे। माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी। अभी इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत बिल पेमेंट सिस्टम डायरेक्शंस आए हैं, इशू हुए हैं। ये कब से एप्लीकेबल होंगे? ये 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल होंगे। भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है इसके डायरेक्शंस आए हैं जिससे भारत बिल में हम जो पेमेंट सिस्टम होता है कस्टमर को प्रोटेक्ट कर सकें और ग्रेटर पार्टिसिपेशन जो है हम उसमें ला सकें। अंडरस्टूड? तो ये एप्लीकेबल किए गए हैं। ये किस किस पे एप्लीकेबल होंगे? बैंक्स के ऊपर होंगे। NPCI भारत बिल पे लिमिटेड, जिस कंपनी को बोलते हैं NBBL, ये होली ऑन सब्सिडरी है NPCI की। NBBL मतलब NPCI भारत बिल पे लिमिटेड, उस पर एप्लीकेबल होगा। और जितने भी भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट हैं उन पे भी ये एप्लीकेबल होगा, राइट? भारत बिल पेमेंट सिस्टम से आप जो मल्टीपल बिल हैं उनकी पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल ऐप, मोबाइल बैंकिंग, फिजिकल एजेंट या बैंक ब्रांचेस से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं एनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स रूल्स। इसमें जो टाइमलाइन है ऑफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोसेस वो इंक्रीज कर दी गई हैं। कितने महीने से? तो दे हैव बीन इंक्रीज बाय 9 मंथ्स। इसको 9 महीने तक इंक्रीज कर दिया है। पहले 7 महीने था, अब 9 महीने हैं। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का जो प्रोसेस है 7 महीने तक चलता था पहले, उसकी जो टाइमलाइन थी वेरियस स्टेजेस की, अब 9 महीने है, राइट? और ये जो सैंडबॉक्स है RBI का, इसमें आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लाने से पहले टेस्टिंग कर सकते हैं इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट।
और एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 भी इस पे एप्लीकेबल होगी। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। आपको याद होगा एक श्री कृष्णा कमेटी बनी थी, तो डिजिटल प्रोटेक्शन के लिए, हमारी प्राइवेसी वगैरह प्रोटेक्ट करने के लिए, तो श्री कृष्णा जो कमेटी बनी थी उसके कहने पे ये जो कानून है ये आया था, राइट। तो श्री कृष्णा कमेटी के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, ये आपको ज़रूर याद रखना है कि श्री कृष्णा कमेटी क्यों बनी थी, राइट। श्री कृष्णा कमेटी का क्या काम था, तो ये काम था बी एन श्री कृष्णा कमेटी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ड्राफ्ट करना इसका काम था। तो सैंडबॉक्स पे भी एप्लीकेबल होगा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस टेस्ट कर सकती है आरबीआई के पास। उस कंपनी की नेटवर्थ कम से कम 10 लाख रुपए होनी चाहिए। उस कंपनी की नेटवर्थ कम से कम 10 लाख रुपए होनी चाहिए। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स शुरू करा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 13 अगस्त 2019 को। क्लियर? 13 अगस्त 2019 को आरबीआई की वेबसाइट पे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्टार्ट किया था। इसमें फिनटेक कंपनियां, स्टार्टअप्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, कोई भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस टेस्ट कर सकता है, राइट। तो ये है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार एक चीज़ और करिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में, वो क्या, एक नई कैटेगरी लेकर आए हैं जिसका नाम है टेस्ट डिज़ाइन एंड इंटीग्रेशन। एक नया फेज आया है, टेस्ट डिज़ाइन एंड इंटीग्रेशन। ये क्या है, तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा है एक एडिशनल फेज, फॉर्मुलेशन ऑफ टेस्ट डिज़ाइन एंड इंटीग्रेशन। इसमें आरबीआई 45 डेज के अंदर अंदर टेस्ट डिज़ाइन को फाइनलाइज करेगा और मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करेगा, जिससे इस फेज के बेनिफिट और रिस्क दोनों इवेलुएट किए जा सकें। तो 45 डेज का टाइम आरबीआई ने अपने लिए रखा है टेस्ट डिज़ाइन एंड इंटीग्रेशन करने के लिए किसी भी नई प्रोडक्ट या सर्विस का। तो ये एक नया फेज आया है। इसमें कई फेजेस से गुजरना पड़ता है प्रोडक्ट या सर्विस को, तो एक ब्रांड न्यू फेज आया है जिसका नाम है फॉर्मुलेशन ऑफ द टेस्ट डिज़ाइन एंड इंटीग्रेशन, और आरबीआई 45 डेज से ज़्यादा टाइम इसमें नहीं ले सकता। आरबीआई ने अप्रूव करी है अपॉइंटमेंट किस पर्सन की, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के चेयरमैन पद के लिए। इनका नाम है मिस्टर एस रविंद्रन। मिस्टर एस रविंद्रन, ये टूटीकोरिन या थुत्तुकुड़ी जैसे बोलते हैं तमिलनाडु, वहाँ पे बेस्ड है ये मर्केंटाइल बैंक। और 1921 में ये बैंक शुरू हुआ था, तब इसे नदर बैंक बोलते थे, NADAR, नदर बैंक। बाद में इसका नाम 1962 में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक रख दिया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्टिव इशू किया है कौन सी कंपनी को, कि ये किसी भी इन्वेस्टर को शेयर या डिबेंचर खरीदने के लिए लोन नहीं दे सकती। तो ये करा है जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को। इस कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी हुई थी और बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ आरबीआई ने अभी अभी पकड़े हैं। मुंबई बेस्ड कंपनी है ये। भारत में जो एफडीआई है वो अप्रैल से दिसंबर यानी शुरू के 9 महीने फाइनेंशियल ईयर 24 में कितना आया, तो $32.03 बिलियन का एफडीआई आया, राइट। ये डेटा दिया डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, और काफ़ी कम है ऑब्वियसली। अगर आप इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर देखें, फाइनेंशियल ईयर जो 23 था यानी अप्रैल से दिसंबर 2022 तक, तो उसमें 36.74 बिलियन आया था इसी टाइम फ्रेम में। तो कम हो गया है क्योंकि फार्मा सेक्टर में कम आया है, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेक्टर में कम आया है, टेलीकॉम में कम आया है, ऑटो सेक्टर में कम आया है। तो एफडीआई जो है वो थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, राइट। और जो अगर मैं इनफ्लो की बात करूं, अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर में, अगर अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर में भारत में 3 महीनों की बात करें तो कितना एफडीआई आया था, अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर में आया था $11.6 बिलियन। अगर आप अक्टूबर से दिसंबर इसे पिछले से कंपेयर करते हैं, यानी 2023 वाले को 2022 वाले से कंपेयर करते हैं, 2022 अक्टूबर से दिसंबर 3 महीनों में आया था $9.83 बिलियन। तो अगर सिर्फ इन 3 महीनों का देखें तो 18% ज़्यादा था, राइट। तो अक्टूबर से दिसंबर में थोड़ी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हुई है, राइट। लेकिन एफडीआई इन जनरल कम आ रहा है। सिंगापुर से भी कम आया है, यूएस, यूके, साइप्रस, यूएई सबसे कम आया है, और जैसे केमन आइलैंड्स वगैरह से भी काफ़ी कम आया अप्रैल से दिसंबर तक। अगर मैं बात करूँ, कुछ कंट्री से बढ़ा है, जैसे मॉरिशस, नेदरलैंड, जापान, जर्मनी से थोड़ा मार्जिनली बढ़ा है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फार्मा, टेलीकॉम, ऑटो सर्विसेज सेक्टर इनमें कम हुआ है डेफिनेटली। कुछ सेक्टर्स में देखने को ज़्यादा मिला है, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ज़्यादा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा है, पावर सेक्टर में ठीक आया है, इनमें थोड़ा सा देखने को ज़्यादा मिला है। अच्छा, इनमें अभी जो एफडीआई आया है ये $32 बिलियन, सब ज़्यादा कहाँ पे आया है, महाराष्ट्र में आया है। महाराष्ट्र में आया है $12.1 बिलियन 9 महीनों में।
अभी अभी REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ने 2 बॉन्ड इशू करे हैं, लिस्ट करे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। जो NSE में करा है वो 2500 करोड़ का है, 10 साल मैच्योरिटी पीरियड है और उसका रिडेम्पशन डेट है 28 फरवरी 2034। इसमें आपको ब्याज मिलेगा 7.47% अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करा है वो है वर्थ 2875 करोड़, उसमें मैच्योरिटी पीरियड 3 साल है, 3 साल 2 महीने, राइट, 3 साल 2 महीने मैच्योरिटी पीरियड है, यानी 3 साल 2 महीने के लिए एप्लीकेबल है। तो रिडेम्पशन डेट हो गई उसकी 30 अप्रैल 2027। यील्ड मिलेगी इसमें आपको, इंटरेस्ट मिलेगा या कूपन रेट मिलेगा 7.64%, 7.64%। इन बॉन्ड्स को रेटिंग भी मिली है IND AAA IRPL के द्वारा और ICRA AAA ICRA के द्वारा, राइट। और REC आप जानते हैं महारत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन काम करती है। इन्फीबीम एवेन्यू, इसे RBI ने फाइनल ऑथराइजेशन दे दिया है टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। अब ये इसका जो पेमेंट गेटवे ब्रांड है CC एवेन्यू, तो अब ये पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे भी काम कर पाएगा। अंडरस्टूड। तो पेमेंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क RBI ने मार्च 2020 में स्टार्ट किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को लेकर नए रूल्स लाए हैं, ये इशुएंस एंड कंडक्ट डायरेक्शन, इनको अमेंड करा है। तो ये लागू हो गए मतलब 7 मार्च 2024 से। आपको ये बताना है जो कंपनी है उन्हें ये कब तक अपनाने पड़ेंगे, विदिन 6 मंथ्स उन्हें ये अप्लाई करने पड़ेंगे। नए प्रोविजन जो हैं दे हैव टू बी फॉलोड बाय द कार्ड इशूअर्स। जो कार्ड इशू करने वाली कंपनी है 6 महीने के अंदर अंदर इन्हें ये नए नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं आपको कुछ गाइडलाइंस बता देता हूं। जैसे क्रेडिट कार्ड अगर कोई इशू कर रहा है, मान लेते हैं HDFC बैंक से आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, तो HDFC बैंक आपसे पूछेगा आपको कौन सा नेटवर्क यूज़ करना है। आपको वीज़ा यूज़ करना है, मास्टर कार्ड यूज़ करना है, रुपे यूज़ करना है, आपको अमेरिकन एक्सप्रेस यूज़ करना है, MX यूज़ करना है, वो पूछेगा आपसे। वो खुद से पहले से आपको कार्ड नेटवर्क डिसाइड करके नहीं दे सकता। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। कस्टमर से पूछना पड़ेगा वो कौन सा कार्ड नेटवर्क चाहता है। तो HDFC बैंक किसी भी कार्ड नेटवर्क के साथ पहले से कोई प्री अरेंजमेंट या डील नहीं कर सकता। उसे कस्टमर से पूछना पड़ेगा कि कौन सा उसे वो चाहिए, राइट। दूसरी बात, कोई भी कार्ड इशू करने वाली कंपनी जैसे HDFC बैंक या कोई भी, वो अनसॉलिसिटेड क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। मतलब कस्टमर की परमिशन के बिना उससे कोई क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता, राइट। और कस्टमर जो है, मान लेते हैं अगर उसने कोई कार्ड इशू कर भी दिया और कस्टमर ने अगर उसे एक्टिवेट नहीं किया, तो 7 दिन के अंदर अंदर वो कार्ड उसे बंद करना पड़ेगा, राइट। और कस्टमर से वो उस पर किसी भी तरह की कॉस्ट नहीं ले सकता बंद करने की। क्रेडिट कार्ड अकाउंट जो है विदाउट एनी कॉस्ट 7 दिन के अंदर बंद करना पड़ेगा, राइट। एक बात और, कार्ड इशू करने वाली कोई भी कंपनी या कार्ड इशूअर जिसे कहते हैं, वो किसी भी तरह का इंटरेस्ट लेवी नहीं करेंगे। दे विल नॉट लेवी इंटरेस्ट या किसी भी और तरह के चार्जेस, अनपेड टैक्सेस या चार्जेस पे। अगर कोई मान लेते हैं अनपेड टैक्स है या अनपेड चार्ज है, उसके ऊपर वो किसी भी तरह का इंटरेस्ट लेवी नहीं कर सकते या किसी और तरह के चार्जेस नहीं लगा सकते ऑन दी अनपेड टैक्सेस और चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि कार्ड इशूइंग कंपनी ने आपके ऊपर कोई फाइन लगा दिया और वो फाइन है 1000 रुपये का। इस 1000 रुपये के ऊपर अब वो कोई और इंटरेस्ट या फाइन नहीं लगा सकते, ये 1000 ही रहेगा। यानी किसी भी तरह का चार्ज है उसने आपके ऊपर लगाया है, किसी भी तरह के चार्जेस लगाए हैं, अगर आपने पे नहीं किए, अनपेड है अगर वो, तो उनके ऊपर इंटरेस्ट या कोई और तरह का चार्ज वो नहीं लगा सकते। अंडरस्टूड। और ये एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अक्टूबर 2022 से, रेट्रोस्पेक्टिवली, पीछे से ही 1 अक्टूबर 2022। इज दैट क्लियर? एक और चीज इसमें कही गई है कि मान लेते हैं कि कार्ड इशूअर ने कोई क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया फॉर एग्जांपल, है ना, और वो 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू वो कार्ड होल्डर ने, जिसके नाम पे कार्ड इशू हुआ था, उस पर्सन ने उसको एक्टिवेट नहीं किया, तो ऐसा करते 30 दिन हो गए। फिर एक उसे कार्ड इशूअर को OTP लेना पड़ेगा कस्टमर से एज अ कंसेंट। OTP बेस्ड कंसेंट लेनी पड़ेगी कार्ड होल्डर से कि क्या मैं इसे एक्टिवेट कर सकता हूं या नहीं। अगर HDFC बैंक ने मान लेते हैं कोई कार्ड इशू कर दिया, कस्टमर का नाम था मान लेते हैं अनिल शर्मा, और अनिल शर्मा जी ने 30 दिन के अंदर उसे एक्टिवेट नहीं किया, तो फिर HDFC बैंक उसे एक्टिवेट नहीं करेगा। पहले वो OTP बेस्ड कंसेंट लेगा, उसके बाद ही उसे एक्टिवेट करेगा। तो ये रूल्स आए हैं,
ये उस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है जिन्होंने 10 लाख से कम क्रेडिट कार्ड इशू करे, 10 लाख या उससे कम, ये उन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रेगुलेशन इशू करे हैं फॉर क्रिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। स्मॉल और मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनेंगे। इसमें अंडर दिस एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप SMRIT इज रिक्वायर्ड टू हैव अ नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट हाउ मच अमाउंट, 20 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए मिनिमम, तभी आप एक स्मॉल या मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना सकते हैं। अब ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये होता है, रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, रियल एस्टेट मतलब आप जो प्रॉपर्टी खरीदते हो उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको अमाउंट ज़्यादा चाहिए। मान लेते हैं आपके पास 50,000 रुपये हैं, क्या आप उससे रियल एस्टेट खरीद सकते हो? भारत की अगर आप सबसे सस्ती जगह भी चले जाओगे वहां भी मेरे को नहीं लगता 50,000 रुपये में ज़मीन आती होगी कोई। तो मोटा अमाउंट चाहिए, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। लेकिन एक तरीका है, वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आप मान लो 100 लोग हैं और 100 लोगों के पास 50,000 रुपये हैं, सबसे इकट्ठा कर लो तो कितना हो गया? 50 लाख। अब इस 50 लाख से आप ज़मीन खरीद लो, वो 50 लाख की ज़मीन मान लेते हैं कल को 1.5 करोड़ की हो गई 5 साल बाद, तो 3 गुना हो गई। फिर जिसका जितना हिस्सा था उसके हिसाब से बांट दो, ऐसे तो कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक तरह का ट्रस्ट होता है। इस ट्रस्ट के लिए एक मैनेजर होता है, उस मैनेजर की नेटवर्थ 20 करोड़ होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो ये स्मॉल और मीडियम लेवल के REIT आ गए हैं, इनमें मिनिमम पैसा कितना इकट्ठा होगा? 50 करोड़। ठीक है, एक SMREIT स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वो फंड्स इकट्ठा कर सकता है लोगों से, लेकिन जो टोटल फंड इकट्ठा करेगा वो मिनिमम 50 करोड़ होगा। दूसरी बात, वो मिनिमम कितने लोगों से इकट्ठा करेगा? मिनिमम 200 इन्वेस्टर होने चाहिए, मिनिमम 200 इन्वेस्टर होने चाहिए। और एक बार पैसा इकट्ठा हो गया फिर वो उनसे रियल एस्टेट एसेट्स जो है वो एक्वायर कर सकता है। जरूरी नहीं है उसे वेट करना है, वो रियल एस्टेट एसेट खरीद लिए, कई तरह के होते हैं REIT। मान लो आपने लेट सपोज आपने 60 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, मिनिमम आपको 50 करोड़ करना है, 60 करोड़ रुपए आपने इकट्ठा कर लिया। अब इस 60 करोड़ से आप जमीन खरीद लो, उससे रेंट पे चढ़ा दो, उस रेंट से जो इनकम आएगी जिसने जितना पैसा डाला था उसी रेशो में बांट दो, ये भी हो सकता है ना? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक बात और, अब मान लेते हैं कोई एक स्मॉल या मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, वो IPO कैसे करेगा? अगर उसे मान लो कल को अपने आप को IPO करना है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करना है, शेयर बाजार में अपने आप को लिस्ट करवाना है, तो वो कैसे करेगा? तो याद रखिए, IPO के लिए कंडीशन ये है, उस स्मॉल या मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का 95% मिनिमम 95% एसेट्स कंप्लीट होने चाहिए या डेवलप्ड होने चाहिए या रेवेन्यू जनरेटिंग होने चाहिए, रेवेन्यू जनरेटिंग होने चाहिए, राइट? जो बड़े रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं उनके लिए ये रिक्वायरमेंट 80% होती है IPO करने के लिए, लेकिन स्मॉल और मीडियम वालों के लिए 95% है। यानी मान लो किसी ने कोई SMREIT है, उसने 60 करोड़ इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके बस वो पड़ा ही है, कुछ किया ही नहीं उसका, नहीं तो वो IPO नहीं कर पाएगा। 95% उसके जो एसेट्स हैं वो इनकम जनरेटिंग होने चाहिए या किसी भी रियल एस्टेट उनसे खरीदा हुआ होना चाहिए। अंडरस्टूड? एक डिफरेंस ये भी है कि जो स्मॉल या मीडियम REIT है वो एक इन्वेस्टर से मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट लेगा, तो इस पे गाइडलाइन है 10 लाख, 10 लाख पर इन्वेस्टर। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो कितना है? 10 लाख पर इन्वेस्टर। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो SMREIT है, इसने अगर किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, तो उसमें मिनिमम 15% इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर का होना चाहिए, यानी 15% जो है को इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 49%, 15 से 49% के बीच में मिनिमम 15%, मैक्सिमम 49% को इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर का होना चाहिए, जिससे उसका खुद भी तो पैसा लगे, राइट? तो ये जो होते हैं, जैसे अब इसमें क्या है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है इसको हम फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म बोलते हैं। मान लेते हैं कोई इन्होंने 2 करोड़ का घर खरीदा, अब वो 2 करोड़ में एक बायर तो है नहीं, एक व्यक्ति का तो है नहीं, राइट? मान लेते हैं 10 लोगों ने मिलकर पैसा जोड़ा था और फिर उससे 2 करोड़, तो सबके पास फ्रैक्शनल ओनरशिप थी, यानी एक फ्रैक्शन ही ओनरशिप का था, कंप्लीट ओनरशिप नहीं थी, इसलिए इन्हें हम फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं। रीट भी ऐसा ही है, इनवेट भी ऐसा ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, बस फर्क ये है
INVIT इन्विट में वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में खर्च होता है, रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट होता है वो रीट्स के थ्रू होता है। अंडरस्टूड। इनमें से कौन सा संगठन है जिसने MOU करा है साइन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के साथ फॉर क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम ऑफ जन औषधि केंद्र? जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ये फंडिंग देने को तैयार है, तो ये सिडबी ने करा है। सिडबी ने करा है। अगर आप जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं, ऑपरेटर या एंटरप्रेन्योर हैं, आपको लोन चाहिए तो आपको मिल जाएगा, राइट। तो क्या गाइडलाइंस हैं? अभी तो आप जानते हो कि जन औषधि केंद्र हमें पहले 10,500 खोलने थे, फिर वो बढ़ा के टारगेट हमने 25,000 कर दिया था, राइट। तो 25,000 जन औषधि केंद्र हमें खोलने हैं। तो सिडबी क्या करेगा? सिडबी आपको 2 लाख रुपए तक का क्रेडिट देने को तैयार है। 2 लाख रुपए तक का क्रेडिट देने को तैयार है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पे। ये आपके लिए वर्किंग कैपिटल का काम करेगा। वर्किंग कैपिटल मतलब जन औषधि केंद्र आपने खोल लिया, आपको वहाँ फार्मासिस्ट रखना पड़ेगा, कोई दवाइयाँ बेचने के लिए व्यक्ति रखना पड़ेगा, उसकी सैलरी, तो वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। बिजली का बिल आएगा उसमें, वो सब, उसके लिए 2 लाख रुपए तक का लोन वो देगा। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसके लिए कितना देगा? उसके लिए जो है 4 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा आपको। तो 4 लाख मतलब 80% ऑफ द प्रोजेक्ट या मैक्सिमम 4 लाख, ठीक है। 80% ऑफ द प्रोजेक्ट या 4 लाख, जो भी ज्यादा हो, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे। इससे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, फर्नीचर खरीद सकते हैं, कंप्यूटर खरीद सकते हैं, AC, रेफ्रिजरेटर, जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो आप खरीद सकते हैं, राइट। और ये लोन डिसबर्स करने के लिए GST सहाय प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा। सिडबी ने कहा है कि GST सहाय जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जन औषधि केंद्र मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अधीन आते हैं, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अधीन आते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 197 कम्युनिकेशन को अलाउ कर दिया है टू फंक्शन एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर ऑन UPI। इसमें कितने बैंक ऐसे हैं? अंडर दिस हाउ मेनी बैंक्स विल एक्ट एज पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर टू पेटीएम? तो क्या आंसर है इसका? 4 बैंक। आंसर है 4, SBI, एक्सिस बैंक, HDFC और येस बैंक। तो पेटीएम यूजर अभी भी UPI कर पाएंगे। एक तरह से इसका कहने का मतलब ये है, SBI, एक्सिस बैंक, HDFC और येस बैंक, ये 4 बैंक हैं जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रहे हैं टू द पेटीएम। तो पेटीएम एक तरह से इन 4 बैंकों की थर्ड पार्टी की तरह काम कर रहा है, राइट। और वरना तो फिर पेटीएम में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। और जो @पेटीएम अगर आपकी UPI है तो अब से वो रीडायरेक्ट हो जाएगी @येस बैंक। येस बैंक पे वो रीडायरेक्ट हो जाएगी। तो पेटीएम अब एक थर्ड पार्टी मॉडल पे काम करेगा। इससे अगर आपकी एग्जिस्टिंग पेटीएम पे UPI बनी हुई है तो आप @येस बैंक से उसे रिप्लेस कर सकते हैं। और SBI, एक्सिस बैंक, HDFC और येस बैंक ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करेंगे टू द पेटीएम। तो पहले RBI ने कहा था कि 29 फरवरी तक पेटीएम जो है उसे अपने वाइंड डाउन करने ऑपरेशन, और फिर 15 मार्च जो है वो एक डेट दी थी, राइट। तो 197 कम्युनिकेशन ने अपने जो एस्क्रो अकाउंट हैं सारे वो एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर दिए थे। एस्क्रो अकाउंट जो इनके हैं वो सारे प्राइवेट एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर दिए थे। दिस इज टू एंश्योर कि वो मर्चेंट जो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं थ्रू पेटीएम वो कर पाएंगे जब वो डेडलाइन खत्म हुई मार्च 15 की। बट ओवरऑल पेटीएम जो है वो काफ़ी ज़्यादा संकट में इस समय है, राइट। तो ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडसइंड बैंक इसने लॉन्च करा है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस इंडस पे वियर। इंडस पे वियर, राइट। तो ये रिंग, वॉच क्लैस्प और स्टिकर हर तरह से अवेलेबल होगा और इनमें आप 5,000 रुपये तक की कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स कर सकते हैं। RBI की लिमिट है ये, राइट। एक इंडस पे वियर मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुई है इसी के द्वारा, इंडसइंड बैंक के द्वारा। इसका नाम है इंडस पे वियर मोबाइल ऐप। तो ये डिवाइस को लिंक करेगी, डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगी और आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट मर्जर हो रहा है, आदित्य बिरला कैपिटल का आदित्य बिरला फाइनेंस से मर्जर हो रहा है। दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी NBFC बनाना चाहते हैं। कितनी बड़ी होगी? ये अपर लेयर में आ जाएगी, राइट। तो आदित्य बिरला कैपिटल ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है और आदित्य बिरला फाइनेंस जो है ये 15 अपर लेयर में जो NBFCs आती हैं उसमें है और ये पब्लिक हो जाएगी सितंबर 2025 तक, यानी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो जाएगी सितंबर 2025 तक। तो इन दोनों को मिला के बहुत बड़ी ये कंपनी बनेगी और आदित्य बिरला कैपिटल और आदित्य बिरला फाइनेंस को मिलाकर। अंडरस्टूड। तो ये ध्यान रखिए। और
जो आरबीआई है वो 4 लेयर्स में डिवाइड करता है एनबीएफसीज को। बेस लेयर में जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हैं वो होती हैं जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ तक है। जो मिडिल लेयर होता है उसमें डिपॉजिट टेकिंग सारी होती हैं और नॉन डिपॉजिट टेकिंग वो होती हैं जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ से ज़्यादा है। फिर अपर लेयर होता है। अपर लेयर में बहुत बड़ी एनबीएफसीज होती हैं जिन्हें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वो होती हैं। तो ये अभी इसमें 15 कंपनियां हैं। और फिर होता है टॉप लेयर जो एम्प्टी होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई ऐसी एनबीएफसी जो बहुत ज़्यादा संकट में है, सिस्टमिक रिस्क है, जिसमें उसको आरबीआई रखता है। तो ये 4 लेयर होते हैं। तो ये वाली जो है कंपनी यानी आदित्य बिरला कैपिटल, ये एक लिस्टेड कंपनी है और सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। आदित्य बिरला फाइनेंस जो है ये होली ऑन सब्सिडरी है इसी कंपनी की, आदित्य बिरला कैपिटल की। ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है। अंडरस्टूड। तो अब ये दोनों कंपनी मर्ज हो रही हैं और मोस्ट लाइकली ये अपर लेयर में जाएगी। ठीक है, अपर लेयर में। और आदित्य बिरला कैपिटल जो है ये लिस्टेड है और आदित्य बिरला फाइनेंस इट इज़ अमंग द, ये अपर लेयर में ऑलरेडी है आदित्य बिरला फाइनेंस। बहुत बड़ी मतलब ये कंपनी है, एनबीएफसी है। अब इन दोनों का मर्जर हो रहा है। अभी अभी डेटा आया है आरबीआई की तरफ से, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक टोटल डिपॉजिट थे दिसंबर खत्म होने के बाद, तो प्राइवेट सेक्टर का शेयर कितना था डिपॉजिट में। पूरे भारत में जितने भी डिपॉजिट हैं प्राइवेट सेक्टर में थे 34%। 34%। तो प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रहा है, राइट। 2017-18 की बात करूं तो सिर्फ 25%, यानी 5 साल पहले सिर्फ 25% डिपॉजिट थे, अब बढ़ के 34% हो गए हैं। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके डिक्लाइन हो गए हैं, 59% अभी हो गए हैं। इनके 2017-18 में 66% थे, अभी 59% हो गए हैं। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का शेयर है 59 है अभी, और 34% जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कितने कितने डिपॉजिट हैं इसमें अगर मैं बात करूं, प्राइवेट बैंक्स की बात अगर करें तो 68.4 लाख करोड़ यानी 68.4 ट्रिलियन रुपीस के डिपॉजिट्स थे दिसंबर 2023 जब खत्म हुआ तब। क्लियर। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो उनमें थे 116.5 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने पार्टनरशिप करी है ओरियन प्रो सॉल्यूशंस के साथ फॉर कैश मैनेजमेंट एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म आई कैश प्रो एसबीआई ने ओरियन प्रो सॉल्यूशंस के साथ मिलकर लॉन्च किया है। 100 करोड़ से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट है ये, राइट। और तो आई कैश प्रो कंपनी इसको मैनेज करेगी 12 महीने और 6 साल मेंटेनेंस भी करेगी इसका, राइट। कैश मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो मॉडर्न क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है गैरेजप्रेन्योर इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, जो स्लाइस नाम से ऑपरेट करती है ब्रांड नेम से, किस बैंक के साथ मर्ज होने के लिए। तो ये नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये एक प्राइवेट स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो 2017 में स्टार्ट हुआ था। गुवाहाटी में इसका हेडक्वार्टर है, इसके साथ मर्ज हो रही है। और गैरेजप्रेन्योर्स इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, इनकी कुछ सब्सिडरी भी हैं जो मर्ज हो रही हैं नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, जैसे क्वाड्रिलियन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और इंटर गैलेक्ट्री फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड। बस इनके आप याद रख लो शॉर्ट में नाम। QFPL IFPL ये दोनों गैरेजप्रेन्योर इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी हैं, ये भी मर्ज हो रही हैं। और मेन कंपनी भी जो स्लाइस के नाम से काम करती है, 2015 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, बेंगलोर में बेस्ड है। और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक 2017 में स्टार्ट हुआ था, गुवाहाटी बेस्ड है। अभी अभी एक आरबीआई ने इन्फॉर्मेशन दी है कितने ऐसे बैंक हैं जो उद्गम पोर्टल का हिस्सा बने 4 मार्च 2024 तक। तो 30 बैंक ऐसे हैं जो उद्गम पोर्टल विच आर पार्ट ऑफ द उद्गम पोर्टल, राइट। तो ये जो 30 बैंक हैं, 90% अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के लिए ही है उद्गम पोर्टल। तो जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट होते हैं वो चले जाते हैं डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड ऑफ द आरबीआई में। तो उसमें 90% अनक्लेम डिपॉजिट इन्हीं 30 बैंकों के हैं। उद्गम की फुल फॉर्म क्या है? अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ये ऑनलाइन पोर्टल आरबीआई ने डेवलप किया था और इस पे जो यूज़र हैं, रजिस्टर्ड यूज़र, वो अपने अनक्लेम डिपॉजिट या अनक्लेम्ड अकाउंट मल्टीपल बैंक से एक ही वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, राइट। तो आसानी से पता चल जाएगा, अपना मोबाइल नंबर वगैरह डालो, आपको पता चल जाएगा कौन से बैंक में आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं। तो उद्गम पोर्टल डेवलप किसने किया था? उद्गम पोर्टल डेवलप किया था
आरबीआई की सब्सिडरी कंपनी है जिसको बोलते हैं रीबिट, यानी रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, राइट। उसने इफ्टास के साथ मिलकर, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, इफ्टास के साथ मिलकर, अनक्लेम डिपॉजिट क्या होता है? अगर आपके सेविंग या करंट अकाउंट में अगर आपका दोज फंड्स, आपके सेविंग या करंट अकाउंट में वो फंड जो 10 साल से इनएक्टिव हैं, राइट, या एफडी के केस में बात करूं तो 10 साल से अगर वो विड्रॉ नहीं हुआ है फ्रॉम द मैच्योरिटी डेट, तो उनको हम अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स बोलते हैं, और ये अमाउंट फिर डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड है आरबीआई का, उसमें ट्रांसफर किया जाता है। आरबीआई ने इम्पोज किया है बैन कौन सी कंपनी का, ये गोल्ड लोन अप्रूव या डिसबर्स नहीं कर सकता। गोल्ड लोन होता है जब आप गोल्ड गिरवी रखते हैं, गोल्ड प्लेज करते हैं बैंक में, उसके ऊपर जो लोन लेते हैं उसे गोल्ड लोन बोलते हैं। गोल्ड लोन का मतलब ये नहीं होता गोल्ड खरीदने के लिए जो लोन होता है उसे नहीं बोलते, गोल्ड गिरवी रख के जो आप लेते हैं। तो आईआईएफएल फाइनेंस को बैन कर दिया है। कॉम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन हुई थी और लोन टू वैल्यू रेशो होता है एक एलटीवी रेशो, वो ब्रीच कर रहा था ये, राइट। आईआईएफएल फाइनेंस गोल्ड लोन बिजनेस में भारत की टॉप 2 एनबीएफसीज में से है। आईआईएफएल फाइनेंस कंपनी 1995 में निर्मल जैन ने शुरू करी थी। क्लियर। धनराज टी ये अपॉइंट किए गए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये बने हैं, तो ये ध्यान रखिए। इंडियन ओवरसीज बैंक सरकारी बैंक है, चेन्नई में बेस्ड है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एसेट वैल्यू टू हाउ मच अमाउंट फॉर मर्जर अमलगमेशन दैट नीड अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कोई ऐसा मर्जर या अमलगमेशन मिनिमम कितने साइज का होना चाहिए तभी उसे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल की जरूरत है, तो 450 करोड़, 450 करोड़ कर दिया है, राइट। पहले 350 करोड़ था, तो अब जो है रिवाइज कर दिया है उसे, ध्यान रखिए, राइट। तो इन केस ऑफ एसेट्स, ये मैं एसेट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, एसेट वैल्यू, तो जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो 350 करोड़ से बढ़ा के 450 करोड़ कर दिया है। दूसरी बात, टर्नओवर की अगर बात करें तो मिनिमम 1250 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना चाहिए, राइट, दोनों कंपनियों का मिला के। तो अगर 1250 करोड़ का मिनिमम टर्नओवर है तो उन्हें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेने की जरूरत है मर्जर करने के लिए। दोनों कंपनियों का टर्नओवर 1250 करोड़ मिनिमम अगर है तो, राइट। और एसेट जो है दोनों कंपनियों के मिला के अगर 450 करोड़ है तो फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। इज दैट क्लियर? तो 2 साल के लिए ये रिलीफ दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना अप्रूवल दे दिया है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक मर्ज होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ये डील इफेक्टिव हो जाएगी 1 अप्रैल 2024। ये मर्जर सैंक्शन किया गया है अंडर सेक्शन 44A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। जितनी भी ब्रांचेज हैं फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की, दे विल ऑपरेट नाउ एज ब्रांचेज ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मर्जर के बाद। क्लियर? तो स्वैप रेशो क्या है? स्वैप रेशो है 579:2000, राइट। अगर आपके पास मान लेते हैं फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के 2000 शेयर हैं तो बदले में आपको 579 शेयर मिल जाएंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बैंक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया था और अब आरबीआई ने भी अपना अप्रूवल इसे दे दिया है। फिर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIUIND का डेटा आया है, तो उसने ये कहा है कि जो पेटीएम कंपनी है हम उस पर फाइन लगा रहे हैं। कितना? 5 करोड़ 49 लाख, 5 करोड़ 49 लाख का फाइन लगा रहे हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। FIUIND ने एक इंस्पेक्शन किया था पेटीएम पेमेंट बैंक का और बहुत सारे इलीगल चीज़ें पाई हैं उन्होंने, राइट। ऑनलाइन गैम्बलिंग से लेके और हर तरह की चीज़ें पाई हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऑब्वियसली आरबीआई ने भी रिस्ट्रिक्शन लगाए थे पेटीएम पेमेंट बैंक पे कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, टॉपअप वगैरह नहीं हो सकते वॉलेट्स में, फास्टैग में या किसी में, 15 मार्च 2024 के बाद। अभी एक इंडेक्स आया है वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक ने दी है। इसमें इंडिया की क्या रैंक है? इसमें इंडिया की रैंक है 113। और मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन होनी चाहिए, लॉज ऐसे होने चाहिए जो वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, राइट। तो ये सब चीज़ों में हमारी जो रैंक है वो है 113। हमारा स्कोर था 74.4%। और हमारी जो रैंक है 2023 में इस रिपोर्ट में 126 थी, तो हमने काफ़ी इंप्रूव किया है। 126 से 113 पे हम आ गए हैं। दुनिया में कोई कंट्री ऐसा नहीं है जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन है, राइट। और
वुमेन जो है पूरी दुनिया में उन्हें 64% ऑफ द लीगल प्रोटेक्शन मिलता है जो मैन एंजॉय करते हैं सिर्फ। तो यानी आज भी वुमेन स्ट्रगल करती हैं। तो पूरी दुनिया में वुमेन का 64% है। इंडिया में कितना है? 60%। इंडिया में जितनी लीगल प्रोटेक्शन मैन को हैं, वुमेन को 60% है, राइट। इसमें हाईएस्ट स्कोर किस कंट्री का था, मतलब रैंक 1 एक तरह से इटली। इटली जो है वो इसमें नंबर 1 था, न्यूजीलैंड नंबर 2 पे था, और इसमें पुर्तगाल मतलब जो है वो नंबर 3 पे था। यहाँ पे आप कई सारे इंडिकेटर देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली टोटल अगर आप देखें तो 10 चीज़ें कंसिडर की गई हैं, जैसे मोबिलिटी, वर्क प्लेस, पे, मैरिज, पेरेंटहुड, एंटरप्रेन्योरशिप, एसेट्स, पेंशंस, राइट। तो इस तरह की टोटल चीज़ें अगर आप देखेंगे तो इसमें 10 हैं जो कंसिडर की गई हैं। ब्लूमबर्ग ने अनाउंस करा है भारत का जो फुल्ली एक्सेसिबल रूट बॉन्ड्स हैं उनको ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट, लोकल करेंसी गवर्नमेंट इंडेक्स और रिलेटेड इंडेक्सेस में। इंडिया के जो फुल्ली एक्सेसिबल रूट बॉन्ड्स हैं, they will initially be incorporated with a weight equivalent of how much % of their full market value as of 31st January 2025। भारत के जो फुल्ली एक्सेसिबल रूट के बॉन्ड हैं उनकी कितनी वेटेज होगी इस इंडेक्स में? तो 10% वेटेज होगी। तो आंसर है 10%, राइट, 10%। और इवन जो जेपी मॉर्गन है उसने भी हमारा जो फुल्ली एक्सेसिबल रूट है उसको जगह दी थी अपने इंडेक्स में। आपको मैं बता दूं 1 अप्रैल 2020 से आरबीआई ने नया रूट लेकर आया था, फुल्ली एक्सेसिबल रूट फॉर नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन रेजिडेंट इंडियन जो हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं फुल्ली एक्सेसिबल रूट से, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। विकास पूर्ति लोन स्कीम किसने लॉन्च करी है? ये कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने करी है। रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स की नीड को मजबूत करने के लिए, तो इसमें मिनिमम लोन 50,000 और मैक्सिमम लोन 2 लाख रुपए तक का प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जो कस्टमर है उसे एक डेली डिपॉजिट या पिग्मी अकाउंट खोलना पड़ेगा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक में। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर करता है कैनरा बैंक। ये एक इंडियन रीजनल रूरल बैंक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। इसका हेडक्वार्टर धारवाड़ कर्नाटका में है। अमित शाह ने इनॉग्रेशन करा नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा। नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव, ये बेसिकली अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है NUCFDC अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। भारत में 1500 से ज़्यादा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके लिए ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगा, राइट। रेगुलेट तो बैंक को RBI करता है, लेकिन सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो एक NS विश्वनाथन जो थे उस समय, अब तो रिटायर्ड डेप्यूटी गवर्नर RBI के, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी 2006 में। उन्होंने कहा था कि भारत के अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो RBI का अप्रूवल इसे मिल गया है। भारत में 1500 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं अलग अलग तरह के, उनमें 11,000 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं उनकी, उनमें 5 लाख करोड़ से ज़्यादा के डिपॉजिट हैं और 3.5 लाख करोड़ का उन्होंने लोन दिया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है। इसमें कितना कैपिटल रखा जाएगा NUCFDC में? 300 करोड़, 300 करोड़ रुपया, राइट। और 300 करोड़ कौन कंट्रीब्यूट करेगा? 300 करोड़ में से 200 करोड़ कंट्रीब्यूशन आएगा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC के द्वारा, NCDC के द्वारा। और इसका चेयरमैन कौन होगा? इसके चेयरमैन होंगे ज्योतिंद्र मेहता। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज परमिटेड डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन 11 मोर कमोडिटीज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम सेबी। सेबी के रिकमेंडेशन पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 11 और कमोडिटी हैं जिनमें डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को अप्रूवल दे दिया है। ये हैं स्किम्ड मिल्क पाउडर, सीमेंट, एप्पल, बैम्बू, टिम्बर, वेदर, फ्रीट, वाइट बटर, कैशू, मेटल अलॉयज और मैंगनीज। अभी 104 कमोडिटी ऐसी हैं जिनमें आप डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है जिसको वैल्यू मिलती है थ्रू एन अंडरलाइंग एसेट, राइट, उसे हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो जैसे फ्यूचर्स है, ऑप्शंस हैं, ये सब एग्जांपल हैं ऑफ डेरिवेटिव्स। और फ्यूचर्स, ऑप्शन वगैरह को किस चीज़ से वैल्यू मिलती है? फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, वो चाहे स्टॉक हो, चाहे बॉन्ड हो, चाहे करेंसी हो, कमोडिटी हो, एटसेट्रा। NEFT, इसने एक माइलस्टोन अचीव करा है। 4 करोड़ ट्रांजैक्शन NEFT से हुए थे, राइट। हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एक दिन में 29 फरवरी को। और RTGS में 16 लाख ट्रांजैक्शन हुए एक दिन में 31 मार्च को। अगर मैं बात करूं पिछले 10 सालों में, तो NEFT में ग्रोथ हुई है 670%, राइट। और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, नॉट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी जितना पैसा NEFT से भेजा गया उसमें 670% की ग्रोथ है। और RTGS में 104% की ग्रोथ देखने को मिली है, राइट।
तो NEFT जो होता है उसमें आप चाहे तो 1 रुपया भी भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिनिमम कुछ नहीं होता इसमें और मैक्सिमम भी कुछ नहीं होता है NEFT में। लेकिन RTGS जो होता है इसमें मिनिमम 2 लाख होता है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होता। और NEFT सिस्टम 24/7 365 स्टार्ट हो गया था 16 दिसंबर 2019 से, और RTGS भी 24/7 365 हो गया था 14 दिसंबर 2020 से। रेटिंग्स एजेंसी फिच के हिसाब से भारत का GDP कितना ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 25 में, जो भी 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, 7% की ग्रोथ देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू रेटिंग्स एजेंसी फिच। तो ये कुछ एस्टिमेट हैं अभी। फिच का 7%, क्राइसिल 6.8, मूडी 6.8 और सिटी बैंक 6.8, SBI 8%, एलारा कैपिटल 7%, बैंक ऑफ बड़ौदा 7.8%। बट ये हाईली वोलाटाइल है तो इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जो दूसरी यूनिकॉर्न बनी है 2024 की? यूनिकॉर्न मतलब जिसकी वैल्यू $1 बिलियन पहुंच जाए, ये है परफियोस। ये एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी सास कंपनी है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी है, फिनटेक कंपनी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी। तो दूसरी यूनिकॉर्न बनी है 2024 की। अंडरस्टूड। और पहली कंपनी कौन सी थी? भाविश अग्रवाल की AI स्टार्टअप था कृत्रिम, राइट, ये पहली थी 2024 की। अंडरस्टूड। तो परफियोस एक B2B बिजनेस टू बिजनेस फिनटेक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यह था हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो 1 से 15 मार्च तक हिंदी में, और बहुत जल्दी आपसे मिलता हूं 16 से 31 मार्च